नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंतर्गत ये भाग 3 है, जिसमें हम डिफरेंट एग्जाम्स और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए आधुनिक भारतीय इतिहास से जो भी सवाल आए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उनसे जुड़ी हुई अन्य सूचनाओं के बारे में भी साथ ही साथ हम डिस्कशन करते चले आ रहे थे, ताकि वो टॉपिक हमारा पूरी तरीके से तैयार हो जाए और अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है भविष्य में किसी भी एग्जाम में तो हम उसको कर लें। उसी सीरीज में ये भाग 3 है। बेसिकली हम कंपनी शासन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो कि कंपनी शासन चालू रहा था 1757 से 1857 ईस्वी के बंदे माना जाता है। यानी बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था 1757 ईस्वी में, वहां से स्टार्ट होके और जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1858 में, वहां तक जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन माना जाता है। तो उसी सीरीज में भाग 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए कितने नवीन सदस्यों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन देखने से पहले हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853 जो एक पहला एक्ट था, जिसने जो गवर्नर जनरल है उसके फंक्शन को 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग था कार्यकारी परिषद, कार्यकारी फंक्शन था, और दूसरा भाग था विधान परिषद का गठन किया था। मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव 2 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया था। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, लेजिस्लेटिव पार्ट से रिलेटेड है, यानी विधान परिषद से, कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था ताकि वो लॉ या कानून का निर्माण कर सकें। तो इस तरीके से चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की जो 2 फंक्शन है उनको सेपरेट कर दिया था। एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग। मतलब कार्यकारी परिषद की गठन किया था और विधान परिषद का गठन किया था, जो कि कार्यकारी परिषद तो पहले से ही थी, लेकिन एक नया पार्ट उसमें से निकाला था विधान परिषद। उसी में कुछ सदस्यों की नियुक्ति की गई थी लॉ बनाने के लिए, कानून के निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से जो एक विधायिका का जन्म हुआ था उसको सेंट्रल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है, यानी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6। तो 6 सदस्यों का इसमें चुनाव किया गया था, जो कि विधान परिषद के सदस्य थे और कानून निर्माण में गवर्नर जनरल की मदद किया करते थे। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 2 है, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट जिन बातों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है वे हैं। ऑप्शन ए, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर देने का अधिकार मिल गया। ऑप्शन बी, पहली बार भारत में बहुत सीमित आधार पर कम से कम केंद्र में व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, उपरोक्त दोनों। जैसा कि हम ये क्वेश्चन के बारे में जो है ना आपने सीरीज 2 में भी पढ़ चुके हैं, भाग 2 में। इसके द्वारा ब्रिटिश संसद में किसी भी समय कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ये मेंशन था इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1853 में। और अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले सीमित आधार पर इसे, लेकिन केंद्र में व्यवस्थापिका सभा का स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस चार्टर एक्ट से भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम चरण समाप्त हो गया? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1853 और ऑप्शन डी 1858। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन रूल था, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल माना जाता है, जिनके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य। उस पीरियड में जो भी एक्ट आए, बेसिकली उन एक्ट के बारे में है कि किस चार्टर एक्ट से भारत में संवैधानिक विकास का प्रथम चरण, मतलब इस चरण में जो भी एक्ट है उनको प्रथम चरण बोला गया, क्योंकि 1858 के बाद जो ब्रिटिश भारत है उसको क्राउन या ब्रिटिश से पार्लियामेंट का उसने अधिकार कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को समाप्त कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया था।
तो उसी सीरीज में सबसे लास्ट चार्टर के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा चार्टर था जिसने जो संवैधानिक विकास का प्रथम चरण समाप्त कर दिया था। हम जानते हैं कि 1858 से पहले जो एक चार्टर आया था वो था 1853 चार्टर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा चरण कब से आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1893 और ऑप्शन डी 1909। जैसे हमने डिस्कस किया कि 1858 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन का अधिकार आ गया था, तो 1858 एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वहां से द्वितीय चरण आरंभ होता है संवैधानिक विकास का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे निर्देशक मंडल भी बोलते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रण बोर्ड भी बोला जाता है, उसको कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1893 और ऑप्शन डी 1909। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थे। तो जो एक आपने पढ़ा होगा पिट्स इंडिया एक्ट करके आया था 1784 ईस्वी में, उस पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कॉमर्शियल अफेयर को देखते थे, यानी वाणिज्य व्यापार जो भी होता था उस पर कंसर्न रखते थे, उस पर अधिकार था उनका कॉमर्शियल फंक्शन पर। किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यानी निदेशक मंडल का। वहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का कार्य था जो पॉलिटिकल या राजनीतिक मामले उन पर ध्यान केंद्रित करना, उन पर हस्तक्षेप करना। तो इस तरीके से ये दो डिवीजन किया गया था। इसी को ही डुअल रूल भी बोला जाता है, यानी सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था उसके तहत इनका गठन किया गया था। और इसको फाइनली जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था, जो कि 1858 में हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, उसी के दौरान जो है ना इसको समाप्त कर दिया गया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत सचिव का सदस्य होता था ब्रिटिश संसद का, ऑप्शन बी ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे हम जानते हैं कि 1858 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके दौरान एक नया पोस्ट का जन्म हुआ था जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव भी बोला जाता था। और इसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद होती थी भारत सचिव की हेल्प करने के लिए। ये सब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो ये जो भारतीय सचिव होता था यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल दोनों का ही सदस्य होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव की सभा भारत परिषद, उसमें 15 सदस्य होते थे। तो करेक्ट आंसर है इसका सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत परिषद के आधे सदस्य ऐसे हों जो कम से कम कितने वर्ष तक भारत में कार्य कर चुके हों? तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी भारत परिषद थी, उसमें कम से कम कितने सदस्य ऐसे हों जो कुछ वर्षों तक भारत में काम कर चुके हों। तो वो पूछ रहा है कि लगभग कितने वर्षों तक जो है ना वो भारत में काम कर चुके हैं, तभी वो उस भारत परिषद के सदस्य हो सकते थे। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। कम से कम वो 10 साल तक भारत में काम कर चुके हैं, तभी वो भारत परिषद के सदस्य हो सकते थे। किसके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो भारत परिषद थी उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से किस विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सीमाओं के विषय में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यानी भारत सचिव था, वो भारत परिषद की बेसिकली इकोनॉमिक जो अफेयर से रिलेटेड कोई भी राय होती थी वो, और जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कोई भी राय होती थी वो
दोनों के बात मानने के लिए बाध्य होता था। इसका करेक्ट आंसर है दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम की घोषणा के अनुसार महारानी विक्टोरिया ने भारतीय नरेशों और नागरिकों को उनके सम्मान, सुरक्षा, धर्म और सरकारी सेवाओं आदि के विषय में आश्वासन दिया था? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1818, ऑप्शन डी भारतीय सरकार अधिनियम 1909। एक्चुअली जब ब्रिटिश का उनका अधिकार हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद, और भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था। उसमें क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया ने जो वहाँ के भारतीय नरेश थे, राजा थे, नागरिक थे, उनके सम्मान, सुरक्षा, धर्म, सरकारी सेवा में जो है ना उनको जो है ना स्थान दिया जाएगा, इस चीज का आश्वासन दिया था। वो था भारत सरकार अधिनियम 1858, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम। इस तरीके से दोस्तों आज हमने भाग 3 समाप्त किया, और इसमें हम पर्टिकुलर एक अगर एक्ट होता है या कोई भी एक्ट आता है उससे रिलेटेड हम काफी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि उस एक्ट के बारे में, उस परिषद के बारे में, उस सवाल से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उनके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हमको लग जाए, और भविष्य में हम अगर उससे कोई सवाल आता है तो उसको हम सही तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए भाग 3 समाप्त होता है, और कल फिर मिलेंगे भाग 4 में, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड डिस्कशन के साथ ही। तो चलते चलते आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका और जो प्रेजेंटेशन है कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।